आज काफ़ी सालों बाद कमल से मेरी मिलने की इच्छा हुई। आज अपने इस खास दोस्त कमल के घर जाने की तैयारी कर रहा था। हम दोनों साथ ही काम कर चुके थे, इसीलिए हम दोनों में दोस्ती थी। लेकिन उसने अपनी पोस्टिंग दूर ले ली थी, इसीलिए उसकी ज़िंदगी में घटित बहुत सी घटनाओं से मैं अनजान रहा। खैर, अब वर्तमान में उसके द्वारा व्हाट्सएप से भेजे गए एड्रेस पर मैं पहुंच गया। मुख्य द्वार पर नाम पढ़ मैं थोड़ा हचकिचा गया। हेलो, बहुत सुंदर घर है। हाँ हाँ, पहले तुम अंदर आओ, फिर सब कुछ बताता हूँ बारीकी से। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। कमल की घर चाय नाश्ता करने के बाद हम बालकनी में बैठ गए। कुछ देर मौन रहने के बाद कमल धीर गंभीर लहजे में कहने लगा, तो सुनो मेरी कहानी। उम्र के पड़ाव के चलते मेरी पत्नी मीरा एक गंभीर बीमारी होने की टेंशन को सह नहीं पाई और मीरा मानसिक अवसाद की शिकार हो गई। इससे मेरा जीवन कई कठिनाइयों से भर गया। घर परिवार की देखभाल में तो उनकी दिलचस्पी पहले ही कम थी। अब इस स्थिति में तो उनकी देखभाल में मुझे और बेटियों को लगे रहने पड़ा, जिसका असर बेटियों की पढ़ाई और मेरी सर्विस करियर पर पड़ रहा था। पत्नी की देखभाल के लिए विभाग में अपने अहम पद की जिम्मेदारी के तनाव से फ्री होने के लिए जब मैंने विभागाध्यक्ष से मेरी पोस्टिंग किसी बेहद सामान्य कार्यवाही वाली शाखा में करने की गुजारिश की, मेरे इस पद पर ज्वाइन करने के 3 हफ्ते बाद ही उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार से विभिन्न न्यायालयों में सेवा से जुड़े 10 वर्ष से ज़्यादा की अवधि से लंबित मामलों में कार्यवाही की जानकारी मांग ली। मैंने सही स्थिति जानने के लिए वकीलों से मिलना शुरू किया। इसी सिलसिले में 3-4 दिन में कई वकीलों से मिलने के बाद एक महिला पैनल वकील के ऑफिस में पहुंचा। उन पर नज़र डालते ही लगा कि उन्होंने अपने को एक वरिष्ठ और व्यस्त वकील दिखाने के लिए नीली किनारी की मामूली सफ़ेद साड़ी पहन रखी है और बिना किसी साज सज्जा के गंभीरता का मुखौटा लगा रखा है। मेरे आने का मकसद जानते ही उन्होंने एक बड़े रौब से कहा, देखिए, आपके विभाग के कितने केस किस किस न्यायाधीश के बीच पेंडिंग है और इस लंबे अरसे में उनमें क्या कार्यवाही हुई है, इसकी जानकारी आपके विभाग को होनी चाहिए। मैं वकील हूँ, आपके विभाग की बाबू नहीं जो सूचना तैयार करके रख दूँ। वकील साहिबा, माफ़ करें, इन मुकदमों में सरकार आपको एक तय मानदेय देकर आपकी सेवाएं प्राप्त करती है, तो आपसे उनमें हुई कार्यवाही कर सूचना प्राप्त करने का हक भी रखती है। वैसे हेड ऑफिस का पत्र आपको मिल गया होगा। मेरी बात सुनकर वकील साहिबा बोली, देखिए, ज़्यादातर केसेस को मेरी सीनियर सर ही देखते हैं, इसीलिए मैं फ़िलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ और आपका यही जवाब राज्य सरकार को भिजवा दिया जाएगा। कहकर मैं चलने के लिए उठ खड़ा हुआ तो वकील साहिबा को कुछ डर सा लगा, सो वे समझौते जैसे स्वर में बोली, देखिए, कभी कभी बातचीत में अचानक कुछ कड़वाहट आ जाती है। आप उम्र से मेरे से बड़े हैं। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, मैडम वकील साहिबा, बेशक आप अभी युवा ही हैं और सुंदर भी हैं, मगर मेरी व आपकी उम्र में 4-5 साल से ज़्यादा फर्क नहीं होगा। आप व्यावसायिक व्यस्तता के कारण अपने ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती हैं, नहीं तो आप, महिला का सबसे कमज़ोर पक्ष उसको सुंदर कहा जाना होता है। इसीलिए वे मेरी बात काट कर बोली, अच्छा, अब कैसे कह रहे हैं, मेरी व आपकी उम्र में सिर्फ 4-5 साल का फ़र्क है और आप मुझे सुंदर कहकर यूं ही क्यों चिढ़ा रहे हैं? उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा तो मैंने सहजता से जवाब दिया, वकील साहिबा, मैं आपकी तारीफ़ में ही सही मगर झूठ क्यों बोलूँगा। और रही बात आपकी उम्र की, तो कॉलेज में आप मेरी पत्नी से 1 साल ही जूनियर थी, बीएससी में। उन्होंने आपको बाजार वगैरह में कई बार आमना सामना होने पर पहचान कर मुझे बतलाया था, मगर आपकी तरफ से कोई उत्सुकता नहीं होने पर उन्होंने भी परिचय को पुनर्जीवित करने की कोशिश नहीं की। अब तक वकील साहिबा
अपनी युवा और सुंदर होने का एहसास कराए जाने से काफ़ी खुश हो चुकी थी। इसीलिए बोली, अच्छा ठीक है, मगर अब आप बैठ तो जाइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर आप कुछ बताएं, कहकर वे कुर्सी के पीछे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गईं। थोड़ी देर में वे एक ट्रे में 2 कप चाय और नाश्ता लेकर लौटी और बोली, आप अकेले बोर हो रहे होंगे, मगर क्या करूं, मैं तो अकेली रहती हूं। अकेली जान के लिए कौन नौकर चाकर रखे। उनकी बात सुनकर एक दफ़ा तो लगा कि कह दूंगी, सरकारी विभाग की सेवा संबंधी मुकदमों की सहारी वकालत में इतनी आमदनी भी नहीं होती। मगर जनवरी की रात और गर्म चाय ने रोक लिया। अगली शाम को मैं उनके ऑफिस में पहुंचा तो एकाएक तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। आज तो वे 3-4 दिनों पहले की प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर खड़ी वरिष्ठ गंभीर वकील नहीं लग रही थी। उन्होंने शायद शाम को ही शैम्पू किया होगा, जिससे उनके बाल एकदम चमक रहे थे। हल्का मेकअप किया था और एक बेहद सुंदर रंगीन साड़ी बड़ी नफासत से पहन रखे थे, जिसका आंचल वे बार बार संवार लेती थी। मुझे देखते ही उनके मुंह पर मुस्कान फैल गई, तो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, क्या बात है मैडम, आज तो आप। मगर कहते कहते मैं रुक गया। तो वे बोली, आप रुक क्यों गए, बोलिए, पूरी बात तो बोलिए। अब मैंने पूरी बात बोलना जरूरी समझते हुए बोल दिया। ऐसा लगता है कि आप या तो किसी समारोह में जाने के लिए तैयार हुई हैं या कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, फिर थोड़ा अटकती हुई सी बोली, आपके दोनों अंदाजे गलत हैं, इसीलिए आप अपनी बात पूरी करिए। तो मैंने कहा, आज आप और दिनों से अलग ही दिख रही हैं। और दिनों से अलग से क्या मतलब है आपका? उन्होंने कुछ शरारत जैसे अंदाज में कहा तो मैंने भी कह दिया, आज आप पहले दिन से ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। मेरी बात सुनकर वे नवयुवती की तरह मुस्कान के साथ बोली, आप यूं ही झूठी तारीफ करके मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। तो मैंने हिम्मत करके बोल दिया, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, वैसे यह काम तो वकीलों का होता है, पर हकीकत में आज आप एक गंभीर वकील नहीं, किसी कॉलेज की सुंदर युवा लेक्चरर लग रही हैं। यह सुनकर वे बेहद शर्मा कर बोली थीं, अच्छा, बहुत हो गई मेरी खूबसूरती की तारीफ, आप थोड़ी देर अकेले बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीकर कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। इस घटना के कुछ दिनों बाद शाम को मैं ऑफिस से घर लौटा तो वकील साहिबा मेरे घर पर मौजूद थीं और बेटियों से खूब घुल मिल कर बातचीत कर रही थीं। मेरे पहुंचने पर बेटी ने चाय बनाई तो पहले तो उन्होंने थोड़ी देर पहले ही चाय पी है का हवाला दिया, मगर मेरे साथ चाय पीने की अपील को सम्मान देते हुए चाय पीते पीते उन्होंने बेटियों से बड़ी मोहब्बत से बात करते हुए कहा, देखो बेटी, तुम्हारी मम्मी और मैं एक ही शहर से हैं और एक ही कॉलेज में सहपाठी रही हैं, इसीलिए तुम मुझे आंटी नहीं मौसी कहकर बुलाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम लोगों से मिलने आया करूँगी, तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी। कहकर उन्होंने प्यार से बेटियों की ओर देखा तो दोनों एक साथ बोल पड़ी, अरे मौसी, आपके आने से हमें परेशानी क्यों होगी, हमें तो अच्छा लगेगा, आप आया करिए। आपने तो देख ही लिया, मम्मी तो अभी अभी बातचीत करना तो दूर, ठीक से बोलने की हालत में भी नहीं हैं। वैसे भी वे दवाइयों के असर में आधी बेहोश सी सोई ही रहती हैं। हम तो घर में रहते हुए किसी अपने से बात करने को तरसते ही रहते हैं। और हो सकता है कि आपके आते जाते रहने से फिल्मों की तरह आपको देखकर मम्मी को अपना कॉलेज जीवन ही याद आ जाए और वे डिप्रेशन से उबर सकें। मनोचिकित्सक भी ऐसी किसी संभावना से इनकार तो नहीं करते हैं। अपनी बेटियों के साथ उनका संवाद सुनकर मुझे उनके एकदम घर आ जाने से उपजी आशंकापूर्ण उत्सुकता एक सुखद उम्मीद में परिणित हो गई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
इसके बाद 3-4 दिनों तक मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाया। उस दिन शाम को ऑफिस से घर के लिए निकल ही रहा था कि उनका फ़ोन आ गया। फ़ोन पर उन्होंने मुझे शाम को अपने ऑफिस में आने को कहा तो थोड़ा मुझे अजीब तो लगा, मगर उनके बुलावे को अनदेखी भी नहीं कर सका। उनके ऑफिस में वे आज भी बेहद सलीके से सजी हुई और किसी का इंतज़ार करती हुई जैसे ही मिली। तो मैंने पूछ ही लिया कि वे कहीं जा रही हैं या कोई ख़ास मेहमान आने वाला है। मेरा सवाल सुनकर वे बोली, आप बार बार यही अंदाज़ा क्यों लगाते हैं? कहकर थोड़ी देर मुझे एकटक देखती रही, फिर एकदम बुझे स्वर में बोली, मेरे पास अब कोई नहीं आने वाला है। वैसे आएगा भी कौन? जो आया था, जिसने इस मन के द्वार पर दस्तक दी थी, मैंने तो उसकी दस्तक को अनसुना ही नहीं किया था। पता नहीं किस जुनून में उसके लिए मन का दरवाज़ा ही बंद कर दिया था। उसके बाद किसी के मन के द्वार पर दस्तक दी ही नहीं। आज याद करती हूँ तो लगता है कि वह पल तो जीवन में वसंत जैसा मादक और उसी की खूबसूरत से महकता जैसा था, मगर मैं ना तो उस वसंत को महसूस कर पाई थी, ना उसके महकते पल की खुशबू का आनंद ही महसूस कर पाई थी। यह कहकर वे खामोश हो गई। थोड़ी देर यूं ही मौन पसरा रहा हमारे बीच। फिर मैंने ही मौन भंग किया, मगर आपके परिवारजन, मेरा मतलब भाई वगैरह, तो आते जाते होंगे ना? मेरी बात सुनकर थोड़ी देर वे खामोश रहीं, फिर बोली, माता पिता तो रहे नहीं, भाइयों के अपने अपने घर परिवार हैं, उनमें उनकी खुद की व्यस्तताएं हैं, उनके पास समय कहाँ है। कहते हुए वे काफ़ी निराश और भावुक होने लगी तो मैंने उनकी टेबल पर रखे पानी के गिलास को उनकी ओर बढ़ाया और बोला, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। मेरी बात सुनकर भी वे खामोश सी ही बैठी रही, तो मैं गिलास लेकर उनकी ओर बढ़ा और उनकी कुर्सी की बगल पे खड़ा होकर उन्हें पानी पिलाने के लिए गिलास उनकी ओर बढ़ाया। तो उन्होंने मुझे बेहद असहाय नज़र से देखा तो सहानुभूति के साथ मैंने अपना एक हाथ उनके कंधे पर रख कर गिलास उनके मुंह से लगाना चाहा। उन्होंने मेरे गिलास वाले हाथ को कस कर पकड़ लिया। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने सॉरी बोलते हुए अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर उन्होंने तो मेरे गिलास वाले हाथ पर ही अपना सिर टिका दिया और सुबकने लगी। मैंने गिलास को टेबल पर रख दिया, उनके कंधे को थपथपाया। उनसे परिचय होने की कम ही वक्त और अपने सरकारी पद का ध्यान रखते हुए मैं शालीनता की सीमा में ही बंधा रहा। थोड़ी देर में उन्हें सुकून महसूस हुआ तो मैंने कहा, आई एम सॉरी। सुनकर वे बोली, आप क्यों अफसोस जता रहे हैं? गलती मेरी थी जो मैं एकदम इस कदर भावुक हो गई। कहकर थोड़ी देर को चुप हो गई, फिर बोली, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप, मैं जवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, कहकर मेरी झूठी तारीफ करके मुझे यूं ही बांस पर मत चढ़ाया करिए। यह कहते हुए वे एकदम सामान्य लगने लगी, तो मैंने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद मेरा आकर्षण उनकी तरफ खुद ही बढ़ने लगा। कोर्ट से लौटते समय वे अक्सर मेरी बेटियों से मिलने घर आ जाती थी। फिर घर पर साथ चाय पीते और किसी केस के बारे में बात करते हुए बाकी बातें फाइलें देखकर सोचने के बहाने में लगभग रोज शाम को ही उनके घर जाने लगा। पत्नी की मानसिक अस्वस्थता के चलते जिंदगी में एक समवयस्क महिला के साथ कुछ पल गुजारने का अवसर मुझे खुशी का एहसास देने लगा। दिन बीतते रहे, बातचीत में हंसी मजाक से नज़दीकियाँ बढ़ती ही चली गई। देखिए, लंबे समय से अपने घर परिवार और अपनों से अलग रहते, अकेलेपन को झेलते तल्ख जिंदगी में आपसे पहली ही मुलाकात में आपके अंदर एक अभिभावक का स्वरूप देखकर आप मुझे अच्छे लगने लगे थे। आपसे बात करते हुए मुझे एक अभिभावक मित्र का एहसास होता है। आपके परिवार में आपकी बेटियों से मिलकर उनके साथ बातें करके समय बिताते मुझे एक पारिवारिक सुख की अनुभूति होती है। मेरे अंदर का मातृत्व भाव तृप्त हो जाता है। इसलिए आपसे, आपके परिवार से मिले बिना नहीं रह पाती हूँ।
हमारा परिचय मजबूत होते हुए यह स्थिति भी आ जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। आपकी बेटियों से मिलकर बातें करके मेरे मन में उमंगती मातृत्व की सुखद अनुभूति की तृप्ति की आशा टूट जाएगी। मैं पूरी तरह टूटकर बिखर जाऊंगी। क्या आप मुझे इस तरह टूटकर बिखर जाने देंगे या एक परिपक्व मित्र का अभिभावक बन सहारा देकर एक आनंद और उल्लास से पूर्ण जीवन प्रदान करेंगे? बोलिए। यह कहते भावावेश में उनकी आवाज़ कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। अब अपने मन का द्वार बंद मत करना। यह द्वार 10 को बाद किसी के सामने अपने आप खुला है। इसे खुला रखने का दायित्व अब हम दोनों का है। आप और मैं मिलकर निभाएंगे इस दायित्व को, कहकर उन्होंने मेरा हाथ कसकर थाम लिया। उस दिन के बाद उनका मेरे घर परिवार में आना जाना नियमित हो गया। एक घरेलू महिला की तरह उनकी नियमित देखभाल से बच्चे भी काफ़ी खुश रहने लगे थे। एक दिन घर पहुंचने पर मैं बेहद पसोपेश में पड़ गया। मेरी बड़ी बेटी पत्नी की कमरे के बाहर बैठी हुई थी और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मेरे पूछने पर बेटी ने बताया कि आज भी सेविका नहीं आई है और उसे पत्नी के गंदे डायपर बदलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक मौसी आ गई। उन्होंने मुझे परेशान देखकर मुझे कमरे के बाहर कर दिया और खुद मम्मी का डायपर बदल कर अब शायद बॉडी स्पंज कर रही हैं। तभी स्वाति दीदी के कपड़े दे दे की आवाज़ आई। बेटी ने उन्हें कपड़ा पकड़ा दिए। थोड़ी देर में वकील साहिबा बाहर निकली तो उनके हाथों में पत्नी के गंदे डायपर की थैली देखकर मैं शर्मिंदा हो गया। अरे वकील साहिबा, आप यह क्या कर रही हैं? मुश्किल से कह पाया, मगर वे तो बड़ी सामान्य स्वर से, पहले इसको डस्टबिन में डाल दूँ तब बात करेंगे, कहती हुई डस्टबिन की तरफ बढ़ गई। डस्टबिन में गंदे डायपर डालकर वॉश बेसिन पर हाथ धोकर वे लौटी और बोली, मैंने बच्चों को मुझे मौसी कहने के लिए यूं ही नहीं कह दिया। बच्चों की मौसी ने अपनी बीमार बहन के कपड़े बदल दिए तो कुछ अनोखा थोड़े ही कर दिया। कहते हुए वे फिर मेरी बेटी से बोली, अरे स्वाति, पापा को ऑफिस से आए इतने देर हो गई है, तूने चाय भी नहीं बनाई। अब जल्दी से चाय तो बना ले सबकी। चाय पीकर वकील साहिबा चलने लगी तो बेटी की पीठ पर हाथ रखकर बड़ी स्नेह से बोली, देखो स्वाति, आइंदा कभी भी ऐसे हालात हो तो मौसी को मदद के लिए बुलाने में देर मत करना। ऐसे ही दिन महीने बीतते गए और 5 साल बीत गए। पत्नी इलाज के साथ साथ वकील साहिबा की सेवा से धीरे धीरे काफ़ी स्वस्थ हो गई, मगर उनके स्वास्थ्य में सुधार होते ही उन्होंने सबसे पहले कभी उनकी कॉलेज मेट रही और अपने बच्चों की मौसी वकील साहिबा के बारे में ही एक सख्त इंक्वायरी बिठाई। ऑफिस की तरह से उनसे मेरा परिचय कैसे बढ़ा, वह घर कैसे और क्यों आने लगे, बेटियों से वह इतना क्यों घुल मिल गई, मैं उनके घर क्यों जाता हूँ आदि सवाल उठाने शुरू कर दिए तो मैं काफ़ी खिन्न हो गया, मगर मैंने अपनी खिन्नता छिपाए रखी। इससे पत्नी के सकी स्वभाव को इतना प्रोत्साहन मिल गया कि एक दिन घर में मुझे सुनाने के लिए ही बेटी को संबोधित करके जोर से बोली थी, वकील साहिबा तेरी बाप की बीवी बनने के लिए ही तेरी मौसी बनकर घर में घुस आई है। खूब फ़ायदा उठाया है दोनों ने मेरी बीमारी का, मगर मैं अब ठीक हो गई हूँ और दोनों को ठीक कर दूंगी। पत्नी का प्रलाप सुनकर बेटी कुढ़ कर बोली, मम्मी, मौसी ने आपके गंदे डायपर तक कई बार बदले हैं, कुछ तो ख्याल करो। यह कहकर अपनी माँ की बेकार की बातें सुनने से बचने के लिए वह अपने कमरे में चली गई। वह अपनी मौसी की मदद से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके कुछ समय बाद बड़ी बेटी, जो ग्रेजुएशन पूरा होते ही वकील साहिबा के तन मन से सहयोग के कारण बैंक सेवा में चयनित हो गई थी, ने अपने सहपाठी से विवाह करने की बात घर में कही तो पत्नी ने शालीनता की सीमाएं तोड़ते हुए वकील साहिबा को फ़ोन करके घर पर बुलाया और बेटी के दुस्साहस के लिए उनकी अस्वस्थता के दौरान मेरे साथ उनके अनैतिक संबंधों को कारण बताते हुए उन्हें बुरा भला कह दिया। इसके बावजूद भी बेटी की जिद पर अड़े रहने पर जब वकील साहिबा
बेटी की विवाह में सहयोग करते हुए उसकी शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में करवा दी, तब तो पत्नी ने उनके घर जाकर उन्हें बेहद जलील किया। इस घटना के बाद मैंने ही उन्हें घर आने से रोक दिया। जब भी कोर्ट में उनसे मिलता, उनका बुझा बुझा चेहरा और सीमित बातचीत के बाद एकदम खामोश होकर तो ठीक है कहकर उन्हें छोड़कर चले जाने का संकेत पाकर मैं बेहद खिन्न और लज्जित हो जाता था। इस तरह 1 साल गुजर गया। उस दिन भी हाई कोर्ट में विभाग के विरुद्ध एक मुकदमे में मैं भी मौजूद था। विभाग के विरुद्धवादी के वकील के कुछ तर्क सुनकर जज साहब व्यंग से मुस्कुराए थे और उसी तरह मुस्कुराते हुए प्रतिवादी के वकील हमारी वकील साहिबा की ओर देखकर बोले, हाँ वकील साहिबा, अब आप क्या कहेंगी? जज साहब की मुस्कुराते से अचानक पता नहीं वकील साहिबा की क्या प्रतिक्रिया हुई। वे फाइल को जज साहब की तरफ फेंक कर बोली, हाँ अब तुम भी कहो, मैं जवान हूँ, सुंदर हूँ, चढ़ाओ मुझे चने की झाड़ पर। कहते हुए वे बड़े आक्रोश में जज साहब की टेबल की तरफ बढ़ी तो इस बेतुकी बात पर जज साहब एकदम भड़क गए। वकील साहिबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, आप घर जाकर आराम करिए। मगर इसके बाद लगातार कुछ ऐसी ही घटनाएं और हुई। एक दिन वह आया जब एक दूसरे जज महोदय की नाराजगी से उन्हें मानसिक चिकित्सालय भिजवा दिया गया। अजीब संयोग था कि ये सभी घटनाएं मेरी मौजूदगी में ही हुई। वकील साहिबा की इस हालत की वजह खुद को मानने के चलते अब अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए ऑफिस से ही समय निकालकर उनका कुशल क्षेम लेने अस्पताल हो आता था। एक दिन वहाँ की डॉक्टर ने मुझसे उनके रिश्ते के बारे में पूछ लिया तो मैंने डॉक्टर को पूरी बात विस्तार से बतला दी। डॉक्टर ने मेरी परिस्थिति जानकर मुलाकात का समय नहीं होने पर भी मुझे उनकी कुशल क्षेम जानने की सुविधा दी। फिर डॉक्टर ने सीधे उनके सामने पढ़ने से परहेज रखने की मुझे सलाह दी। बेटी उच्च शिक्षा के बाद किसी विदेशी बैंकिंग संस्थान में अच्छे वेतन व भविष्य की खातिर विदेश चली गई थी। छोटी बेटी केंद्र की प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गई थी, मगर वह ऑफिसर्स हॉस्टल में रह रही थी। अब परिवार में मेरे और पत्नी के अलावा कोई नहीं था। उधर पत्नी के मन में मेरे और वकील साहिबा के काल्पनिक अवैध संबंधों को लेकर गहराते शक के कारण उनका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता था और फिर दवाइयों के असर से कई कई दिनों तक मेमोरी लैप्स जैसी हालत हो जाती थी। इसी हालात में उन्हें दूसरा झटका तब लगा जब बेटी ने अपने एक विदेशी सहकर्मी से शादी करने का समाचार हमें दिया। उस दिन मेरे मुंह से अचानक निकल गया, अब स्वाति को तो वकील साहिबा ने ही नहीं भड़काया। मेरी बात सुनकर पत्नी ने कोई विवाद खड़ा नहीं किया तो मुझे बड़ा संतोष हुआ, मगर उसके बाद पत्नी को हाई ब्लड प्रेशर और बाद में मेमोरी लैप्स के दौरों में निरंतरता बढ़ने लगी तो मुझे चिंता होने लगी। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से डिप्रेशन ने घेर लिया। अब पूरी तरह अकेला होने के कारण पत्नी की देखभाल के साथ दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करना बेहद कठिन महसूस होता था। रिटायरमेंट नज़दीक था और प्रमोशन का अवसर भी, इसीलिए लंबी छुट्टियां लेकर घर पर बैठ भी नहीं सकता था, क्योंकि प्रमोशन के मौके पर अपनी खास ही पीठ पर छुरा भौंकने का मौका तलाशते हैं और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों के असर से वे ज़्यादातर सोई ही रहती थी। फिर भी अपनी गैर हाजिरी में उनकी देखभाल के लिए एक आया रख ली थी। उस दिन आया ने कुछ देर से आने की सूचना फ़ोन पर दी तो मैं उन्हें दवाइयाँ जिनके असर से कम 4 घंटे पूरी तरह सोई रहती थी देकर ऑफिस चला गया था। पता नहीं कैसे उनकी नींद बीच में ही टूट गई और मेरी गैर हाजिरी में नींद की गोलियों के साथ हाई ब्लड प्रेशर की दशा में ली जाने वाली गोलियां इतनी अधिक निगल ली कि आया के फ़ोन पर सूचना पाकर जब मैं घर पहुंचा तो उनकी हालत देखकर फ़ौरन उन्हें घर लेकर अस्पताल को दौड़ा, मगर डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उनकी जीवन रक्षा नहीं हो सकी। पत्नी की मृत्यु पर बेटी ने थोड़ी देर इंटरनेट चैटिंग से शोक प्रकट करते हुए मुझसे संवेदना जाहिर की थी, मगर दोनों छोटी बेटियां आई थीं। छोटी बेटी तो एक चुपती हुई खामोशी ओढ़ी रही, मगर बड़ी बेटी
का बदला हुआ रुख देखकर मैं हैरान रह गया। वकील साहिबा को मौसी कहकर उनके स्नेह से खुश रहने वाली और बैंक सेवा के चयन से लेकर उसके जीवन साथी के साथ उसका प्रणय बंधन संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण उनकी आजीवन ऋणी रहने की बात करने वाली मेरी बेटी ने जब कहा, आखिर आपके और उनके अफेयर्स की बात ने मम्मी की जान ले ही ली और माँ को अपनी मौसी की सेवा की याद दिलाने वाली छोटी बेटी ने भी जब अपनी बहन के ताने पर चुप्पी ही ओढ़े रही, तो मैं इसमें उनका भी मौन समर्थन मानकर बेहद दुखी हुआ था। कुछ साल बाद मैं रिटायर्ड हो गया। मैं अब वकील साहिबा को देखने के लिए नियमित रूप से मानसिक अस्पताल जाने लगा और उनके साथ काफ़ी समय गुजारने लगा। एक दिन अस्पताल की डॉक्टर ने मुझसे कहा, देखिए अब वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं, वह वकालत फिर कर पाएंगी। यह तो नहीं कहा जा सकता, मगर एक औरत की सामान्य जिंदगी जी पाएंगी, बशर्ते उसे एक मित्रवत व्यक्ति का सहारा मिल सके जो उसे यह यकीन दिला सके कि वह उसे तन मन से संरक्षण दे सकता है। पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी संतानों द्वारा मुझे लगभग पूरी तरह इग्नोर कर दिए जाने के चलते गहराए अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए उनका दिल से मित्र बनने का संकल्प ले लिया। इस बारे में बच्चों से बात की तो बड़ी ने तो केवल इतना कहा, आप तो हमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक नैतिकता की बातें सिखाया करते थे, अब हम क्या कहें। मगर दूसरी पुत्री ने कहा, आया का देर से घर आने की सूचना देने के बावजूद आपका ऑफिस चले जाना और इस बीच उस दिन मम्मी की दवाइयों का असर, पता नहीं कोई कोइंसिडेंट था या फिर साजिश। पापा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप पूरे दिन की नहीं तो आधे दिन की छुट्टी नहीं ले सके उस दिन। लगता है मम्मी ने डिप्रेशन में नींद की गोलियों के साथ ब्लड प्रेशर कम करने की गोलियां इतनी ज़्यादा तादाद में खुद नहीं ली थी। किसी ने उन्हें जानकर और इस तरह दी थी कि लगे कि ऐसा उन्होंने डिप्रेशन की हालत में खुद यह सब कर लिया। यह सुनकर तो मैं स्तब्ध ही रह गया। छोटी पुत्री ने कहा, अब मैं क्या कहूँ, आप हर तरह आज़ाद हैं, खुद फैसला कर लें, जैसी प्रतिक्रिया दी। तीनों बेटियों की बात सुनकर एक बार तो लगा कि पत्नी की बची पड़ी दवाइयों की गोलियां मैं भी एक साथ निगल कर सो जाऊं, मगर यह सोच कर कि इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, इरादा बदल लिया और पिछले कुछ दिनों से सबसे अलग रहने लगा। परिचितों को इसी उपनगर में चल रहे किसी धार्मिक आयोजन में व्यस्त होने की बात कह दी। यह सब कहकर मेरे मित्र शायद थक कर खामोश हो गए। काफ़ी देर मौन पसरा रहा हमारे बीच। फिर मित्र ने ही मौन भंग किया और बड़े निर्बल स्वर में बोले, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम बताओ मैं क्या करूं। मित्र के सवाल करने पर मुझे अपना फैसला सुनाने का मौका मिल गया, सो मैं बोला, तुम्हें क्या करना है, तुम दोनों अकेले हो। वकील साहिबा को तुमने ही जगाया था और उनके अंदर की जागी हुई औरत ने तुम्हारे हताश निराश जीवन में नई उमंग पैदा की और तुम्हारे परिवार को तन मन से अपनी प्यार व सेवा का नैतिक संबल देकर टूटने से बचाया। ऐसे में उसे जीवन की निराशा से टूटने से उबार कर नया जीवन देने की तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसके द्वारा तुम्हारे परिवार पर किए गए एहसानों को चुकाने का समय आ गया है। तुम वकील साहिबा से रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा विवाह करो, जिससे वे तुम्हारी विधि सम्मत पत्नी का दर्जा पा सके और भविष्य में कभी भी तुम्हारी संतानें उसे सता ना सकें। तुम्हारी संतानों की अब अपनी दुनिया है, उन्हें उनकी दुनिया में रहने दो। मेरी बात सुनकर वे थोड़ी देर कुछ फैसला लेने जैसी मुद्रा में गंभीर रहे, फिर बोले, चलो उनके पास अस्पताल चलते हैं। मित्र के साथ अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से मिले तो उन्होंने सलाह दी कि आप उनके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, इसीलिए उन्हें जो भी दें वो एकदम नया दें और अपनी पत्नी के कपड़े या ज्वेलरी या दूसरी कोई चीज़ उन्हें ना दें। साथ ही साथ कुछ दिन उस पुराने मकान से भी कहीं दूर रहे तो ठीक होगा। डॉक्टर से सलाह करके
और कुछ दिन अभी अस्पताल में ही रखने की अपील करके हम घर लौटे तो पड़ोसी ने घर की चाबी देकर बताया कि उनकी सबसे छोटी बेटी सरकारी गाड़ी में थोड़ी देर पहले आई थी। आपके द्वारा हमारे पास रखी गई चाबी हमसे लेकर बोली कि उन्होंने माँ की मृत्यु के बाद आपको अकेले नहीं रहने देने का फैसला लिया है और काफ़ी बड़े सरकारी क्वार्टर में वह अकेली ही रहती हैं, इसीलिए अभी आपका कुछ ज़रूरी सामान लेकर जा रही हैं। आपने तो कभी जिक्र किया ही नहीं, मगर बिटिया चलते समय बातों बातों में इस मकान के लिए कोई ग्राहक तलाशने की अपील कर गई है। ताला खोलकर हम अंदर घुसे तो पाया कि प्रशासनिक अधिकारी पुत्री उनके जरूरी सामान के नाम पर सिर्फ उनकी पत्नी का सामान, सारे वस्त्र, आभूषण, यहाँ तक कि उनकी सारी फ़ोटोज़ भी उतार कर ले गई थी। एक पत्र टेबल पर छोड़ गई थी जिसमें लिखा था, हम अपनी माँ की कोई भी चीज़ अपने बाप की दूसरी बीवी के हाथ से छुए जाना भी पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए सिर्फ अपनी माँ के सारे सामान ले जा रही हूँ। आपका कोई सामान, रुपया पैसा मैंने छुआ तक नहीं है, मगर आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि अब हम आपको इस घर में नहीं रहने देंगे। भले ही यह घर आपके नाम से है और बनवाया भी आपने ही है, मगर इसमें हमारी माँ की यादें बसी हैं। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे बाप की दूसरी बीवी इस घर में हमारी माँ का स्थान ले। आप समझ जाएं तो ठीक है, वरना ज़रूरत पड़ी तो हम कानून का भी सहारा लेंगे। पत्र पढ़कर मित्र कुछ देर खिन्न से दिखे तो मैंने उन्हें थोड़ा तसल्ली देने के लिए फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर उन्हें थोड़ा पानी पीने को कहा तो वे बोले, आश्चर्य है, तुम मुझे इतना कमज़ोर समझ रहे हो? मैं इसको पढ़कर परेशान हो जाऊंगा? नहीं, पहले मैं थोड़ा पशु पेश में था, मगर अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस मकान को जल्दी ही बेच दूंगा। पुत्री की धमकी से डर कर नहीं, बल्कि अपने फैसलों को पूरा करने के लिए। इसकी बिक्री से प्राप्त रकम के 4 हिस्से करके 3 हिस्से उन तीनों को दे दूंगा और अपने हिस्से की रकम से एक छोटा सा मकान व सामान्य जीवन के लिए सामान खरीदूंगा। उस घर से मैं उनके साथ नए जीवन की शुरुआत करूंगा। कहते हुए कमरे के बाहर निकले। दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी पड़ोसी को दी और सड़क पर आ गए। नई जिंदगी की नई राह पर चलने के उत्साह में उनके कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।